जॉब छोड़ के स्टार्टअप करना, ये डेयरिंग कैसे आई? हाउ टू पिच योर क्लाइंट? सिर्फ कोटेशन के बेस पे क्लाइंट क्लोज हो जाता है, तो स्ट्रैटेजी बनाते समय क्या ध्यान देते हो आप? लीड कैसे लाते हो, क्लाइंट कैसे लाते हो, क्लाइंट पिचिंग में और क्या स्ट्रैटेजी यूज करते हो? सबसे पहला कौन से एम्प्लॉय को आपने हायर किया? एक फ्रीलांसिंग से एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट, एक रामबाण। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करना चाहते हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहते हैं? वेलकम टू द डिजिटल संदीप शो, जहां हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। आज हमारे साथ है सोशल हंग के फाउंडर अवनीश जैन, जो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी रन करते हैं और बहुत सारे क्लाइंट के साथ काम करते हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है, 7 साल से डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी रन करना है तो कैसे करें और कैसे क्लाइंट को पिच करें। बहुत सारी चीज़ें आपसे आज जानेंगे। तो अवनीश, वेलकम टू द डिजिटल संदीप शो। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। तो अवनीश, मेरा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि मैं जिनके साथ बैठता हूँ एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाउ टू पिच योर क्लाइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इस क्वेश्चन ने मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिला दी, जहाँ पे मुझे बुरे एक्सपीरियंसेस हुए थे कि कन्वर्जन नहीं मिलता था। मतलब क्लाइंट आता था, सेल्स करते थे हम, पर क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होता था। तो तब हम क्या करते थे, सारे क्लाइंट्स एक ही डॉक्यूमेंट, बस क्लाइंट का नेम चेंज किया, बिजनेस का नेम चेंज किया, वही डॉक्यूमेंट हम सारे क्लाइंट को भेजते थे। वहाँ हमको कन्वर्जन नहीं मिल रहा था। विद इन अ मंथ हमने 16 मीटिंग की थी उस टाइम पे, और एक भी क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं गलती अपने में थी। हम एक दिन बैठे, पूरा फिगर आउट किया कि कैसे क्या हो सकता है, कहाँ हम लेक करें, वो चीज़ें हमने फिगर आउट करने का ट्राई किया। फिर हमने देखा कि यार जो हम कोटेशन क्लाइंट को डिजिटली भेज रहे हैं आफ्टर अ मीटिंग, उसमें कोई पर्सनलाइज टच है ही नहीं। मतलब क्लाइंट के बिजनेस से रिलेटेड बातें इतनी हो ही नहीं रही। फिर हमने क्या किया, उन जो भी जितने भी हम डॉक्यूमेंटेशन थे, सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम क्या करते थे, क्लाइंट के बिजनेस से रिलेटेड, नेचर ऑफ बिजनेस उसका क्या है, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ऐसे और थोड़ा बहुत पर्सनलाइज टच डाल के उस डॉक्यूमेंटेशन को हमने रेडी किया अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स कस्टमर। हमने क्या किया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाया। उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमने जो चीज़ें डाली वो क्लाइंट्स को हिट कर गए, मतलब टच कर गए कि नहीं देयर इज समथिंग। वो हुआ, उसके बाद हमारा 6 to 7% कन्वर्जन जो था वो बढ़ गया। तो पहले जब आप कोटेशन बनाते थे, क्योंकि हाउ टू पिच क्लाइंट में फर्स्ट मेन प्रायोरिटी होती है कि कोटेशन बनाना। तो पहले जो आप कोटेशन बनाते थे वो आप एक फॉर्मेट रेडी था, नाम चेंज कर दिया, लोगो चेंज कर दिया, फिर चलता था। अब जो आप कर रहे हो वो ये कर रहे हो कि पर्सनलाइज कर रहे हो। दूसरा, आप क्लाइंट पिचिंग में और क्या स्ट्रेटजी यूज करते हो? एक तो हो गई कोटेशन अच्छी बनाना, आपने पर्सनलाइज कोटेशन बनाना स्टार्ट किया, और क्या स्ट्रेटजी यूज करते हो जिससे आपका क्लाइंट क्लोज हो जाता है? अभी हमने क्या किया, कोटेशन को स्टेप 2 पे ले आए। हम कोटेशन डायरेक्ट देते ही नहीं है। क्लाइंट आता है, कॉल पे बात होती है या फिर ओवर अ मेल बात होती है, आप रिक्वायरमेंट शेयर करो, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आप कहाँ प्रॉब्लम फेस करो, वो एज अ मार्केटिंग। तो वो सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर करते हैं। फिर हमारी जो डिज़ाइनिंग प्लस मार्केटिंग की टीम है वो प्रॉपर प्रेजेंटेशंस बनाती है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, मार्केट में उसकी क्या डिमांड है, मतलब उसका मार्केट साइज़ कितना है, उसके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन हो सकते हैं। हम क्लाइंट्स को सामने से बनाते हैं कि आप इतने टाइम से बिजनेस करो, ये चीज़ आपने देखी, हम भी सामने से बताएं इसका मार्केट साइज इतना है, इतने पोटेंशियल कस्टमर्स आपके हो सकते हैं। फिर उसके अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग की स्टेप बाय स्टेप, लाइक एसईओ में है तो एसईओ में हम क्या करेंगे, अगर सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया में क्या करेंगे, गूगल एड्स है तो गूगल एड्स में हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से आपको उनके कस्टमर्स को वो लेकर आ सकते हैं, वो पूरी एक डिटेल्ड हम पीपीटी बनाते हैं, वो क्लाइंट को भेजते हैं, वो क्लाइंट को पसंद आता है, वो अप्रूवल देता है कि मुझे 2 सर्विस चाहिए, सोशल मीडिया और गूगल एड्स, एसईओ नहीं चाहिए, लेट्स से उस पोर्शन को हम निकाल के फिर हम कोटेशन के पार्ट पे आते हैं। ओके, आप अपने क्लाइंट का कॉल जैसे आपको आता है तो क्या क्या क्लाइंट के क्वेश्चंस होते हैं जो आप उसको कैसे फेस करते हो? क्योंकि क्लाइंट जब भी आपके पास आ रहा है ऑलरेडी बहुत सारी एजेंसी को कॉल करके आया होगा और वही कॉल आपको आता है, तो पहला क्लाइंट का क्या क्वेश्चंस होता है और आप उस क्वेश्चंस का कैसे रिप्लाई देते हो? ओके, क्लाइंट अगर सामने से आ रहा है कि लेट्स से सोशल हंग्स, हमारी एजेंसी का नाम है, सोशल हंग्स सर्च करके आए तो कुछ ना कुछ वो हमारे बिजनेस के बारे में 10% भी जानता है, तो वो चीज़ें जानता है। फिर उसके पहला क्वेश्चन रहता है आप कितने साल से ये बिजनेस कर रहे हो, राइट। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है क्या हमारी इंडस्ट्री के कोई पर्टिकुलर क्लाइंट पे आपने काम किया हुआ है, इन सेंस पोर्टफोलियो आपका सेम इंडस्ट्री का है या नहीं है। 2 क्वेश्चन उसके ये, आपकी टीम साइज कितनी है, अभी तक आप कितने क्लाइंट को कैटर कर रहे हो, अगर आपने स्पेंडिंग किया, एड स्पेंडिंग की बात करूं मैं, तो आपने कितना मैक्सिमम अकाउंट हैंडल किया है एड स्पेंडिंग के मामले में, आपका डिजाइनिंग का जो वर्क है उसके कितने एक्सपीरियंस है, डिजाइनर के कितने टीम मेंबर है, वो सारी चीज़ें वो पूछता है। तो आप कैसे, जैसे एग्जांपल, अभी तो आपके बहुत सारे क्लाइंट हो चुके हैं, पहले आपके पास बहुत सारे क्लाइंट नहीं थे, तो उस क्वेश्चंस का आप आंसर कैसे देते थे
दूसरा, टीम भी नहीं थी इतनी, तो उस क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करते थे? तीसरा, जो क्लाइंट पूछता है कि आप कितने साल से काम कर रहे हो, तो उस क्वेश्चंस का आंसर कैसे देते थे आप? नॉर्मली जब पहले मैं पिच करने जाता था तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस बीच में लेकर आता था कि पर्सनली मुझे 5 to 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसी इंडस्ट्री के अंदर, और मैंने डिफरेंट कंपनीज में जैसे जॉब किया और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ काम किया, तो वो एक्सपीरियंसेस मेरे लिए कहीं ना कहीं वो काम आया है कि सर इस इंडस्ट्री का काम मैंने ऐसे किया हुआ है, आपको ये है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। फिर रही बात टीम की, तो मैं बोलता था जैसे कुछ चीज़ें मैं आउटसोर्स करता था, बट क्लाइंट को नहीं पता आउटसोर्स है इन हाउस है वॉट एवर इट वॉज। मैं बोलता था जैसे 4 लोगों की हमारे पास टीम है, क्योंकि मैं आउटसोर्स भी कर रहा हूँ, पार्ट ऑफ सोशल अंक ही हुआ, वो हमारी ही टीम हुई। तो इस तरह से हमने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आटे में नमक जितना झूठ बोलते थे, बट कहीं ना कहीं वो 100% पर्सन जो रहता था वो हमारे लिए काम करता था। क्लाइंट को हम बोलते थे कि हमारी इन हाउस टीम है, और कुछ चीज़ें में हम क्लियरली बोलते थे कि नहीं, ये इन हाउस टीम नहीं है, हम इन चीज़ों को आउटसोर्स करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जितना अच्छा कोटेशन बनाते हो तो इतना अच्छा क्लाइंट क्लोज हो जाता है? सिर्फ कोटेशन के बेस पे क्लाइंट क्लोज हो जाता है? तो क्लाइंट को आप सेटिस्फेक्शन कैसे लेके आते हो, ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हो कि क्लाइंट क्लोज होना ही चाहिए? क्या ऐसा भी बैड एक्सपीरियंस हुआ है कि क्लाइंट के आप पूरी कोटेशन दे के आए और फिर क्लाइंट ने मना ही बोल दिया? ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। और इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, और एक क्लाइंट एक जगह से सर्विस लेने से पहले वो 10 जगह ट्राई करेगा किसका कितना कोटेशन हो। मेरे साथ हर बार हुआ है, हर एक क्लाइंट ने मेरे साथ क्रॉस गेम किया है कि इस पर्टिकुलर एजेंसी का मेरे पास इतने में कोटेशन है, बोलो आपको इतने में करना है। कहीं ना कहीं एक वो गेम करते थे, और ये बात थ्रू आउट चलती आई और अभी भी चलती। मेरे इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी 2 अभी सेल्स कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ें मैं फेस करता ही करता हूँ। बट उनके सामने मैं प्रूवन कुछ रिजल्ट्स रखता हूँ कि ये ब्रांड हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, बहुत सारी स्टार्टअप्स के साथ काम किया, यहाँ से स्टार्ट किया विद 0 फॉलोवर, और आज उनके 2500 3000 भी अगर फॉलोवर होते हैं ऑर्गेनिकली, तो वो चीज़ हम उनको बताते हैं कि सर अगर हम किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं डेडिकेटेडली, अगर आपको कोई क्लाइंट सर्विसिंग पर्सन मिल रहा है, पर्टिकुलर आपको ग्राफिक डिज़ाइनर हम क्रिएटिव पर्सन्स दे रहे हैं, तो वो चीज़ें मैं उनको शोकेस करता हूँ। और मैं कभी भी डायरेक्टली कोटेशन पे बात नहीं करता हूँ। मुझे जो चीज़ें बेनिफिट देती वो ये है, मैं मेरे टीम को आगे ले आता हूँ कि मेरे पास क्लाइंट सर्विसिंग पर्सन है, अकाउंट मैनेजर है, 2 ग्राफिक डिज़ाइनर आपके प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, एक कंटेंट राइटर है जो आपके प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, और पर्सनली मैं खुद रहूँगा 1 मंथ में ट्वाइस या फिर एक बार मैं मीटिंग करूंगा, आपको कुछ फीडबैक मीटिंग जो हम जिसको बोलते हैं रिव्यू मीटिंग, हर मंथ में मैं एक बार मीटिंग लेने के लिए आऊँगा। तो वो उस चीज़ नंबर्स ऑफ पर्सन्स में जब दिखा देता हूँ कि नहीं ये काम का स्टैंडर्ड इतना है, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। पहले आपने अपना करियर स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो आपका जो पहला क्लाइंट था उसको क्लोज करने के लिए आप क्या क्या तैयारियां की थी, और अब आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो तो क्या तैयारियां करते हो? क्योंकि किसी का जर्नी होता है ना कि पहला कस्टमर को मैं पिच करने जा रहा हूं, उसके लिए आपने क्या तैयारियां की, और अब क्लाइंट को पिच करने जाते हो तो क्या तैयारी करके जाते हो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इसको मैं थोड़ा सा और बैकवर्ड ले जाऊंगा। जब मैंने मेरी जॉब छोड़ी और मैंने एजेंसी स्टार्ट करने का सोचा, मतलब बैक ऑफ द माइंड बहुत टाइम से चल रहा था कि एजेंसी स्टार्ट करना ही है, बट जब जॉब छोड़ी उसके बाद क्या ऑप्शन था? एजेंसी, और कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं, और दूसरी जॉब मुझे करनी नहीं थी। तो जब एजेंसी मैंने स्टार्ट की, शुरू के 2 महीने मैंने अपने आप पर दिए। अपने आप पर कैसे दिए कि मेरी ब्रांड कैसी होगी, ब्रांड का क्या विजन है, उसको आगे किस तरीके से लेकर जाना, जो स्टार्टिंग लेवल पे होना चाहिए, मेरा वेबसाइट प्रॉपर होना चाहिए, सोशल मीडिया पे अगर कुछ कंटेंट डालना है तो वो किस टाइप का कंटेंट डालना है, क्योंकि प्लानिंग पहले करूंगा तो एग्जीक्यूशन में बाद में कर पाऊंगा। लोगों की वेबसाइट्स वगैरह बहुत R&D किया मैंने, एंड देन मुझे ये पता था कि मुझे लोगों से बिजनेस मिलने वाला है, नेटवर्क से मुझे बिजनेस मिलने वाला है, रेफरेंस से बिजनेस मिलने वाला है, डायरेक्टली कोई बिजनेस नहीं देगा। तो व्हाट आई हैव डन, लिंक्डइन पे मेरे कनेक्शंस जो थे उनको मैंने पिच करना स्टार्ट किया, मेरे व्हाट्सएप पे मैंने लोगों को मैसेजेस करना स्टार्ट किया कि मैं मेरी खुद की एजेंसी स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ डू सपोर्ट, थोड़ा सा फेवर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, आपको जो भी छोटा मोटा काम लगेगा मैं करने को रेडी हूँ इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सबको पर्सनलाइज्ड मैसेजेस भेजे। 2-3 महीने मैंने कुछ भी काम नहीं किया, जो मेरी सेविंग्स थी उनसे मेरा काम चल रहा था, और एक टाइम पे नर्वसनेस भी आ गई थी। तो अहमदाबाद के कुछ नामी लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, उन लोगों को मैंने पर्सनली मैसेजेस किए कि सर आई नीड हेल्प, मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, कैसे क्लाइंट क्लोज करूँ मैं, आप थोड़ी सा कुछ मुझे, या तो प्रोजेक्ट्स हो तो एज अ फ्रीलांस आप मुझे प्रोजेक्ट दे दो, क्योंकि खर्चा निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। 2-3 कंपनियों को मतलब ऐसे मैंने पिच किया कि कुछ हो, उन्होंने भी सीन करके छोड़ दिया, क्योंकि ऐसे टाइम पे कोई किसी को जानता नहीं है तो कैसे क्या बेनिफिट मिलेगा ऐसा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब मैंने व्हाट्सएप मार्केटिंग मेरी खुद की स्टार्ट की, मैं स्टेटस वगैरह लगाता था, टाइम टू टाइम स्टोरीज वगैरह डालता था, तो लोगों को लगता था कि ये पर्सन कुछ ना कुछ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड काम कर रहा है। तो फर्स्ट क्लाइंट जो मुझे मिला था वो मिला था रेफरेंस से, और रेफरेंस से मिला हुआ क्लाइंट 110% आपका कन्वर्जन है, वो कहीं नहीं जा सकता। अभी सबसे बड़ा जो आपने डेयरिंग की, जॉब छोड़ के स्टार्टअप करना, राइट, ये डेयरिंग कैसे आई?
मतलब आपने इतने साल तक जॉब किया, ये स्टार्टअप करने का, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने का दिमाग में कैसा आया? क्योंकि लोगों का हेजिटेशन होता है कि यार जॉब छोड़ूंगा, पैसा चला जाएगा, तो ये मोटिवेशन आया कैसे आपको? एक तो जॉब में शुरू से इंटरेस्ट नहीं था, इन सेंस लिमिटेशन में मेरे से काम नहीं होता, आज भी नहीं होता है। कि जॉब में क्या होता है कि पर्टिकुलर आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का काम करो, फालतू की पंचायती मत करो, दिमाग मत लगाओ कहीं पे भी, आपको काम इतना है, इतना सा ही काम करना है। प्लस खुद के कुछ ओपिनियंस होते हैं, खुद के कुछ सजेशंस होते हैं, उसको ट्राई करवाने के लिए आपको आपके अपर मैनेजमेंट से अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। और लिमिटेड चीज़ों में मेरे से काम नहीं होता है कि 10 to 7 ही काम करना, नहीं। आज भी मैं जैसे 11 बजे ऑफिस जाता हूँ, रात के 11 बजे तक भी ऑफिस में बैठता हूँ, 12-12 घंटे भी, तो अपने हिसाब से फ्रीडम से अपना काम हो रहा है। पहला किस क्लाइंट के लिए या फिर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए किस तरीके से काम करना है, वो सब अपने हिसाब से डिसाइड, और लिमिटेशन में काम अपने से होता नहीं। और दूसरा मेन ये होता है कि अपन जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेवाड़ से जैसे, तो फैमिली से वैसे ही रहता है कि बिजनेस कर, जॉब में क्या रखा है। और मनी की भी अगर बात करो तो जॉब में एक लिमिटेशन होती है कि एक टाइम तक ग्रोथ मिलेगी, एक टाइम तक आपको पैसा मिलेगा, उसके बाद क्या आएगा, एक स्टेगनेंट पोजीशन आ जाएगी, उसके बाद आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। पर बिजनेस में क्या है, समुद्र आपके पास है, मतलब जितना आपको भर के निकालना उतना आप निकाल सकते। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे रोज़ मिलते हैं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना। मैं अगेन एक आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जो लोग अपना पहला ज़िंदगी का क्लाइंट पिच करने के लिए जा रहे हैं, तो उनको क्या क्या तैयारी करके जानी चाहिए। दूसरा, जो अभी सेटअप हो चुका है, एक फ्रीलांसिंग से अभी आगे आ चुके हैं, तो उनको क्या तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि आपकी भी जर्नी कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का एक जर्नी रहा है। क्योंकि फ्रीलांसिंग था, घर से आपने काम किया, जॉब के साथ काम किया, लेकिन अभी आप फुल प्लेजर अपना सेटअप लेके बैठे हैं। तो जो लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको क्लाइंट पिचिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए, और जो लोग एजेंसी लेके बैठे हैं उनको क्लाइंट पिचिंग में क्या ध्यान रखना चाहिए? दोनों का एक मैं कॉमन सा आंसर देना चाहूँगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल एंटिटी से रिलेट करता है। कि अगर आप नया बिजनेस या फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ब्रॉड नहीं जाए। लाइक एक बुफे सर्विस होती है जिसके अंदर सारी सर्विसेज आप दे रहे हो। मैंने की हुई है ये गलती 2019 में, जब फ्रीलांसिंग करता था, मैं सारी सर्विस दे रहा था, सोशल मीडिया भी दे रहा था, मैं गूगल एड्स भी दे रहा था, मैं GMB भी दे रहा था, SEO भी दे रहा था, मर्चेंट सेंटर, सब कुछ दे रहा था। बट अपनी एक्सपर्टीज सारी चीज़ों में नहीं होती। इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं, एक नीश आप पकड़ लो, नीश मीन्स सर्विसेज का नीश आप पकड़ लो कि सोशल मीडिया में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ 80%, बाकी में मैं हूँ 40% आप पहले आप सोशल मीडिया पकड़िए, फर्स्ट पिच आउट कीजिए आप सोशल मीडिया के क्लाइंट्स को। फर्स्ट क्लाइंट आपको कॉन्फिडेंस या तो बढ़ाएगा या मोटिवेशन डाउन करेगा, फर्स्ट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो सबसे पहला क्लाइंट जो भी आप पकड़ रहे हो, आपकी जो एक्सपर्टीज है वो क्लाइंट पकड़ो। सोशल मीडिया है तो मैक्सिमम ट्राई रखो कि बोले मुझे सोशल मीडिया ही ट्राई करना। और इतना फोकस ये भी होना चाहिए, या फिर बोलते हैं कि जेब में इतना पैसा होना चाहिए, अगर 2 महीने तक क्लाइंट नहीं मिले तो जेब में पैसा होना चाहिए, खर्चे पानी आपके निकल रहे, और जैसे जैसे जेब खाली होगी आप वैसे वैसे भागोगे। हर क्लाइंट को नहीं पकड़ना, मैं GMB भी कर लूँगा, ये भी आपकी एक्सपर्टीज नहीं। आपको क्लाइंट ने अगर 2 क्वेश्चन कर दिया, आप चुप हो जाओगे, क्लाइंट को वहाँ पे डाउट आएगा, वहाँ पे जैसे डाउट आए आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा कि यार मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, मुझे बिजनेस नहीं मिल रहे। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप मार्केट के अंदर जा रहे हैं, सबसे पहले आपकी जो एक्सपर्टीज है उसको सामने रखें। अगर कुछ एक्सपीरियंसेस है तो उस चीज़ को भी दिखाएं, मैंने इन क्लाइंट्स के साथ या इन बिजनेसेस के साथ काम किया और यहाँ से यहाँ तक लेकर आया, तो वहाँ से सामने वालों को ट्रस्ट होगा कि नहीं चलो बंदा जेन्युइन है और एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, इसलिए हम भी उसको अपना काम दे सकते हैं। एक फ्रीलांसिंग से एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना, तो फ्रीलांसिंग कब तक करूं और कब तक उसके बाद में एजेंसी स्टार्ट करनी चाहिए? जैसे कि आपने पूरा काम घर से भी किया होगा फ्रीलांसिंग, तब आपने कब डिसीजन लिया कि आपको खुद का ऑफिस लेना चाहिए, टीम बिल्ड करनी चाहिए, कब डिसीजन लिया आपने? एक्चुअली इसका अगर ऑनेस्ट आंसर दूं तो टाइम बाय टाइम। मैंने मेहनत करने में मैं पीछे नहीं रहा, टाइम बाय टाइम। पहले एक क्लाइंट था, 1 मैन आर्मी था, मैं डिज़ाइनर भी मैं था, मार्केटर भी मैं था, सेल्स पर्सन भी मैं था। क्लाइंट के अगर क्लाइंट के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे वो भी बैठ के मैंने रिप्लाईज किए, क्योंकि क्लाइंट का इंस्टाग्राम हमारे पास था, राइट। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ें मैंने सब में ही करता, मतलब 1 मैन शो था। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में करना, चलो ओके मैं कर लूँगा, वही क्लाइंट को भेजा, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं ही इन चीज़ों में उलझा रहा तो और क्लाइंट कैसे आएंगे। फिर धीरे धीरे एक क्लाइंट और पीछ किया, 2 क्लाइंट आए तो थोड़ी सी हिम्मत आई कि चलो अब अपन एक डिज़ाइनर रख सकते हैं जो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो मैं थोड़ा सा फ्री हुआ, मैंने सेल्स के ऊपर फोकस किया, तो क्लाइंट्स और आने लगे, क्लाइंट्स आए तो अपन ने टीम बढ़ाई। फिर क्या होता है, जैसे जैसे टीम बढ़ती जाती, खर्चे बढ़ते जाते, तुमको वापस भागना पड़ेगा कि नहीं खर्चे मेरे पास मिनिमम इतना तो मुझे देना ही देना है, तो मुझे इतना तो कमाना ही कमाना है। तो उस चक्कर में अपन ने फिर क्लाइंट लाने पे फोकस किया। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये एक लिमिटेशन में नहीं रहना, अब खुद का एजेंसी बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाना है। तो अवनीश मुझे ये बताइए कि आपने जैसे ऑफिस लिया
सबसे पहला कौन से एम्प्लॉय को आपने हायर किया और आपको लगा कि इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता है? बिफोर हायरिंग एम्प्लॉय थोड़ा सा बजट का भी इशू था, तो मैंने कुछ इंटर्न्स के साथ काम किया। बहुत क्वालिटी पर्सन्स थे, वो 3 to 4 पर्सन्स थे जो कि मल्टीटास्किंग भी थे, एसईओ का भी काम कर रहे, सोशल मीडिया का भी काम कर रहे, ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कुछ कोऑर्डिनेट वगैरह सब कुछ कर रहे। तो पहले मैंने क्या किया, क्लाइंट भी कम थे, बजट भी कम था, उस अकॉर्डिंग मैंने कुछ पेड इंटर्न्स रखे, कुछ फ्री इंटर्न्स रखे, उनको भी सीखने का मौका मिला एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ, और मुझे भी हेल्प मिल गई। तो पहले मैंने जो जर्नी शुरू की ना, पहले इंटर्न्स के साथ की। तो आप ये रिकमेंड करते हो कि पहले इंटर्न हायर करने चाहिए? अगर आप खुद एक्सपीरियंस्ड हो तो ओके, राइट। तो पहले इंटर्न हायर करो, देन आप एम्प्लॉय हायर करो। तो आपने पहले इंटर्न के साथ में काम किया, फिर आपने एम्प्लॉय हायर किए। तो ऐसा कौन सा पहला एम्प्लॉय था जिसको आपने हायर किया, किस चीज़ के लिए हायर किया? सबसे पहले जो मैंने एम्प्लॉय हायर किया वो था ग्राफिक डिजाइनिंग, क्योंकि मुझे पता मेरी एक्सपर्टीज जो है अपार्ट फ्रॉम सेल्स, मार्केटिंग में, मेरे को मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। वो काम एक बार कोई एम्प्लॉय नहीं भी करेगा तो मैं खुद संभाल लूंगा, पर डिजाइनिंग में मेरी एक्सपर्टीज इतनी नहीं, बेसिक काम अपन कर लेते। तो डिजाइनिंग के लिए मैंने ग्राफिक डिजाइनर हायर किया। ओके, तो जैसे एग्जांपल आपने बताया कि आपके पास क्लाइंट आने लग गए थे, राइट? जब इनिशियली बात करें, बहुत सारे क्लाइंट आने भी लग गए थे। आप जब सेल्स पे तब उतरे जब आपके पास, आपने बोला कि अब ग्रो करना पड़ेगा। तो आपके पास पहले एक क्लाइंट था, फिर दूसरा क्लाइंट आया, फिर तीसरा क्लाइंट भी आया। तब आपको रियलाइज हो गया होगा कि अब तो फंस गए, अब आगे बढ़ना है तो 3 क्लाइंट से समय निकालना पड़ेगा। तो टीम बिल्डिंग की, क्या आपने फ्रीलांसर को हायर किया हुआ है मैंने। ओके, क्यों फ्रीलांसर को हायर करना चाहिए? क्या एडवांटेज रहता है और क्या डिसएडवांटेज रहता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट का बात करूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट इज द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, विदाउट दैट डिजिटल मार्केटिंग पॉसिबल नहीं है, राइट? अब वेबसाइट डेवलपमेंट करना मेरी एक्सपर्टीज है नहीं। अब 5 क्लाइंट आ रहे हैं, उसमें से 2 क्लाइंट ऐसे आ रहे हैं जिनको वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, 3 क्लाइंट को नहीं करना है। एज अ फाइनेंशियल टर्म्स में मैं देखूँ तो मेरा रेगुलर तो काम आने वाला नहीं है, और मेरी भी एक्सपर्टीज उसमें नहीं है। तो मैं कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स या कुछ ऐसे नेटवर्क्स, मेरे पास पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं उनसे कॉन्टैक्ट में था। मैं कहा भाई ये वेबसाइट आई है, आपको ये वेबसाइट बनानी है, आप मुझे B2B रेट्स दो, आपका जो भी कोटेशन होता है। मैं आगे क्लाइंट को रेट देता था कि ये रेट्स पे काम हो जाए। वहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट सेविंग भी हो जाती, प्लस एज ए फ्रीलांसर उसने काम लिया तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है कि मुझे किस तरीके से काम करके देना। एक बार जॉब वाला होता था, चलो ठीक है बॉस देखेगा या फिर सीनियर मैनेजमेंट देखेगा, बट जब फ्रीलांसर्स को अपन देते हैं 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो जाती है। अपना क्या हो गया, क्लाइंट का क्लाइंट रिटेंशन भी हो गया, प्लस अपना हेडेक भी कम हो गया, और ऐसे टाइम पे मनी सेविंग भी हो जाता है, टाइम सेविंग भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों में आप रिलैक्स फील हो जाते हो। क्या क्लाइंट पिचिंग के साथ में जब आप कोटेशन देते हो तो क्लाइंट के साथ एमओयू साइन करना चाहिए या नहीं? और एमओयू साइन करना चाहिए तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट? दूसरा, कभी आपने ऐसी गलती की है कि क्लाइंट के साथ कोटेशन तो हो गई, पैसा भी आ रहा है, लेकिन आपने एमओयू साइन नहीं किया और जिसके कारण प्रॉब्लम देखनी पड़ी आपको? आज मुझे ये फील हो रहा है, आज मेरे सारे पुराने एक्सपीरियंसेस बाहर आने वाले हैं। ये प्रॉब्लम मैं फेस कर चुका हूँ। अब अभी हम क्या सिस्टम बना रखा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब बिजनेस शुरू किया था, जो भी क्लाइंट आ रहा, अपने को क्या चाहिए था उस टाइम पे, काम और पैसा दोनों चाहिए। अब काम तो मिल गया अपने को, क्लाइंट ने बोला ओके अप्रूवल है, आप काम करना स्टार्ट करो। तब हम ये देखते हैं, एक बार क्लाइंट अगर एडवांस 50% ना देके 10% भी दे रहा, मतलब काम अपने को स्टार्ट करना, और अपन काम खुशी खुशी स्टार्ट कर देते थे। तो कुछ क्लाइंट ऐसे मिले, 10 में से 3 क्लाइंट ऐसे मिले उस टाइम पे, जिन्होंने क्या किया, 2 महीने 3 महीने सर्विस लिया। 3 महीने सर्विस होने के बाद फर्स्ट मंथ का पेमेंट आया, मतलब 2 महीने का अभी भी अपना पेंडिंग चल रहा है। फिर अगेन 4th मंथ का किया तो 2nd मंथ का आया, 5th मंथ का किया तो 3rd मंथ का आया। ऐसे ऐसे काम चलता गया, और ऑल ऑफ सडन 6-7 महीने बाद उसने बोल दिया अभी हमको कंटिन्यू नहीं करना है। जो भी उसका जो भी रीज़न रहता हो, चाहे वो मॉनेटरी वैल्यू में देखो या पर्सनल देखो, उसने कंटिन्यू नहीं करा। अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था। एज हमारे साइड से वो हो गया था, हम 2 मंथ्स की सर्विस एज ए कॉम्प्लीमेंट्री ही उसको दी है, और अपन इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे कि हम, क्योंकि अपने को क्लाइंट की जरूरत है, अब सामने से हम मना नहीं बोल सकते कि नहीं हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, नहीं ऐसा भी नहीं पहुंचा। स्टार्टिंग में ये फेज आता है, लॉसेस आपको बियर करने पड़ते हैं, और वहाँ से फिर सीख के, ऐसे 3-4 बार मेरे साथ हुआ, फिर हमने सीख के हमने क्या किया, आज के टाइम पे हम 2 मंथ्स का डिपॉजिट लेते हैं और एक NDA साइन करवाते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है। अगर आपको छोड़ के जाना है आप जाओ, 2 महीने पहले आप हमको बता दो। पहले हम 1 महीने का करते थे, फिर धीरे धीरे हमने बढ़ाया। स्टिल आज भी जो भी हमारे पास क्लाइंट है, अगर वो जाना चाहते हैं 2 महीने पहले हमको बोलेंगे कि हम इस रीज़न की वजह से जाना चाहते हैं, और हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। फंड्स का अगर कुछ इश्यू चलता है, उनका ऐसा कुछ भी रहता है, तो वो हम क्या है कि जैसे जिस दिन से हमने GST नंबर लिया, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड हमारा अप हो गया कि एक ट्रस्टेड ब्रांड है मार्केट में, लोग ने हमको ट्रस्ट करना स्टार्ट किया। फिर हमने NDA साइन करवाना स्टार्ट किया कि सर आपको जाना है तो 2 महीने की जो डिपॉजिट है वो सर्विस में वेव ऑफ करानी पड़ेगी, जो रिटेनर अमाउंट होता है, फिर आप जा सकते हो। अवनीश, रिसेंटली मेरे पास एक इंक्वायरी आई है, ब्रांड है कॉस्मेटिक,
जिसको ऑनलाइन मार्केट करना है, ऑनलाइन सेलिंग करनी है और रिसेंटली अभी ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्लाइंट अगर तुम्हारे पास आता है तो आप उसका डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हो, क्या स्ट्रेटेजी बनाते हो, उसको कैसे पिच करते हो, बजट कितना दोगे, क्या स्ट्रेटेजी होती है आपकी? अगर कॉस्मेटिक ब्रांड है तो मतलब उसको ऑनलाइन सेल करना, तो उसके लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उसके पास होना जरूरी है। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा शॉपिफाई में पहले सबसे फर्स्ट होना चाहिए एक वेबसाइट। तो सबसे पहले हम क्लाइंट को पिच करेंगे कि एक वेबसाइट आपके पास होना चाहिए, किस तरह से लुक एंड फील होगा। तो मार्केट में किसी भी कंपटीशन, जैसे मामा अर्थ ले लो, वाव स्किन केयर हो गया, कोई भी कंपटीटर्स की अपन वेबसाइट बता सकते हैं कि इस टाइप से आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। वो हो गया अपना डेवलपमेंट का पार्ट, या कि एक स्टोर आप ऑनलाइन शोकेस कर रहे हो। नाउ कमिंग टू दी सेकंड पार्ट, दैट इज ब्रांड अवेयरनेस एंड सेल्स। अब उस ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना भी तो है। उस ब्रांड को उस लोगों तक पहुंचाने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ चीज़ें उनको बताएंगे कि आप सोशल मीडिया एड्स कर सकते हो, यूजीसी एड्स कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप कोलैब कर सकते हो, कॉन्टेस्ट मार्केटिंग वगैरह आप कर सकते हो, एंड देन परफॉर्मेंस मार्केटिंग वेयर वी विल प्ले इन नंबर्स कि कितने ऑर्डर्स आए, क्या है। गूगल एड्स पे अपन कर सकते हैं, यूट्यूब पे अपन कर सकते हैं, एंड देन सोशल मीडिया में हम अवेयरनेस एंड कन्वर्जेंस वाला जो एडवर्टीजमेंट होता है फनल वाइज जो चलाते हैं, वो चीज़ें हम करेंगे। अब इसमें अगर बजटिंग की बात करो, बनाना चाहे तो बहुत कॉम्प्लिकेट ये बन सकता है अगर नंबर से ऐसे बात की है। कुछ चीज़ें ऐसी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई, वो आउटसोर्स आपको करनी है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स जैसे आपके कॉन्टैक्ट में, कुछ इन्फ्लुएंसर्स क्लाइंट के थ्रू अपन फिगर आउट कर सकते हैं। तो वो जो पार्ट होता है वो अपन थर्ड पार्टी कोटेशंस में अपन डाल सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी क्लाइंट पार्टी का, सॉरी। दूसरा हो गया वेबसाइट डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट में इन हाउस अगर मैं करता तो उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, मेरी मेहनत कितनी लग रही है, कितने वीक का या कितने आवर्स का वो जॉब हो रहा है, उसका एक बेसिक अमाउंट मैं काउंट करता हूँ कि फॉर एग्जांपल 600 रुपीज़ पर आवर मैं चार्ज करूँगा ऑन अ बेसिक लेवल, वेरी मिनिमम लेवल। तो 40 आवर्स का अगर ये जॉब हो रहा है, 60 आवर्स का जॉब हो रहा है, उस अकॉर्डिंग में मल्टीप्लाई करके क्लाइंट को थोड़ा सा बढ़ा के मैं बताऊंगा। 5 से 7 हज़ार का मार्जिन में लेके चलता हूँ, क्योंकि क्लाइंट नेगोशिएट किए बिना मानेगा नहीं। एंड देन कमिंग टू द मार्केटिंग पार्ट, तो मार्केटिंग पार्ट में अवेयरनेस के लिए मुझे अलग चीज़ें चाहिए कि वीडियो एडिटिंग का एक अलग खर्चा आएगा, एक ग्राफिक डिज़ाइनर का खर्चा आएगा, एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट का खर्चा आने वाला है, राइट, जो स्ट्रेटेजी लेवल पर रहेगा। फिर थर्ड पार्टी नेगोशिएशन और थर्ड पार्टी कम्युनिकेशन भी हैंडल करने के लिए मुझे एक पर्सन चाहिए होगा कि जो थर्ड पार्टी से, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो गया, यूजीसी एडवर्टीजमेंट शूट हो गया, एंड देन हमारा टाइप्स रहता है जैसे प्रोडक्शन टीम के साथ, तो उनके साथ कम्युनिकेट करना, उनकी जो कॉस्टिंग आ रही है। तो पहले मैं क्या करूँगा, आउटसोर्स जो मैं कर रहा हूँ उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, प्लस मेरी मेहनत उसमें कितना लग रहा है कि मेरा एक पर्सन कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब मेरा टाइम इन्वेस्टमेंट हो ही रहा है, तो उसका जो रेट आ रहा है सर्टेन % का मैं एक मार्जिन एड ऑन करके मैं वो क्लाइंट तक चीज़ें पहुँचाता हूँ। इन हाउस जो सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, मिनिमम मेरे जो एक्सपेंसेस है कि पर्टिकुलर पर्सन का इतना सैलरी जा रहा है, उस पर इतना खर्चा तो होने वाला ही है, पर ग्राफिक्स या पर वीडियो मुझे इतना तो चार्ज करना ही करना है। मंथली मुझे मान लो अगर 20 ग्राफिक्स देने और 10 वीडियो देने, उसका मैं कंबाइंड करके और 2 से 5 हज़ार का थोड़ा सा एडिशनल मार्जिन रख के क्लाइंट को भेजता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो या ओवरऑल 360 डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको इतना चार्जेस देना है। थर्ड पार्टी लाइक प्रोडक्शंस का काम हो गया, फोटो शूट वगैरह रहेगा, यूजीसी एडवर्टीजमेंट शूट रहेगा, एंड देन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। थर्ड पार्टी का जो भी काम होगा उसका एक एडिशनल मार्जिन एड ऑन करके हम क्लाइंट को देते हैं कि ये काम आपको इतने में पड़ेगा। तो इस तरह से अपन एक बजट डिसाइड करते हैं। तो लेट्स से एग्जाम्पल जो कॉस्मेटिक ब्रांड का बात करो, पहले सबसे पहले क्या करोगे आप, एसईओ पे फोकस करोगे या फेसबुक ऐड पे फोकस करोगे या ऑर्गेनिक सोशल मीडिया ऑर्गेनिक पे फोकस करोगे, पेड एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करोगे, क्या आपकी रणनीति क्या होगी? 80% ऑफ द टाइम इंडियन क्लाइंट की मेंटेलिटी मैं बताता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया मार्केट में। अगर आज पैसा डाला कल मुझे धंधा चाहिए, मतलब कल धंधा चाहिए। आज अगर मैंने आपको 1000 रुपये दे दिए एडवर्टीजमेंट में डालो या फिर एजेंसी को डाले, कल मुझे 1500 रुपये का धंधा चाहिए। नहीं धंधा आया तो आपके ऊपर बात, मतलब मेन फोकस सेल्स है। सेल्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ई कॉमर्स में बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब क्लाइंट आता है, सबसे पहले एसईओ क्या हो गया, एक लॉन्ग टर्म गेम हो गया। मैं उसको समझाने चाहूँगा, बहुत बड़ा अगर कोटेशन दूंगा वो क्लाइंट आता हुआ भी चला जाएगा। अगर मान लो नॉर्मली मैं अगर 1 लाख रुपीज़ पर सर्विस अगर इन सर्विसेज का दिया है, एसईओ आएगा मतलब 1,50,000 जाएगा, ई कॉमर्स की कैटेगरी में आया तो वो क्लाइंट भाग जाएगा, नहीं आपका कोटेशन बहुत ज़्यादा। उसको हम क्या करेंगे, टाइम बाय टाइम कि सर सबसे पहले आप ये चीज़ें करवाओ। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में ब्रांड अवेयरनेस करो, क्योंकि सोशल मीडिया से जो भी गर्ल्स है, फीमेल्स है, वो ज़्यादातर किस पे है, सोशल मीडिया पे। मैक्सिमम जो टारगेट मार्केट है वो किस पे है, सोशल मीडिया। वहाँ से आप
कस्टमर्स को आपकी वेबसाइट पर ला सकते हो। दूसरा, इन्फ्लुएंसर इज़ द मोस्ट डिमांडिंग जॉब जो बोलते हैं, इसमें इन्फ्लुएंसर से जो कन्वर्जन होता है वो उसका रेट हाई रहता है, तो इन्फ्लुएंसर्स को हम पकड़ेंगे। वेबसाइट एक बेसिक स्टोर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती। लास्ट में हम जब आते हैं तो डिस्प्ले मार्केटिंग या फिर यूट्यूब एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं फॉर द रीमार्केटिंग। अगर कोई वेबसाइट पर सोशल मीडिया के थ्रू आया, किसी और चैनल के थ्रू आया, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आया, उनको हम यूट्यूब के थ्रू क्या कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं। सेम टू सेम हम सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। सो देयर विल बी अ फनल ऑन सोशल मीडिया और गूगल, जहाँ पे अवेयरनेस के लिए एक पार्ट होगा, एंगेजमेंट के लिए एक पार्ट होगा, कन्वर्जन के लिए एक पार्ट होगा। उसको हम सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। बट पहला ट्राई हमारा ये रहेगा, विद इन 2 मंथ्स हम बेसिक इतना सेटअप कर दें, 3rd मंथ से क्लाइंट को बिजनेस आना स्टार्ट हो जाए। एसईओ के लिए अगर मैं इनिशियली पिच करने गया कि सर आपका ये कंपटीशन है, 6 महीने बाद आपको धंधा मिलना शुरू होगा, और उसमें भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ई-कॉमर्स कैटेगरी है तो कंपटीशन टफ मिलने वाला ही है, तो वो क्लाइंट हमको वहीं के वहीं भगा देगा कि नहीं हमको आपसे लेकिन काम। आपने बोला कि 3 महीने के बाद आप उसको चालू करके देंगे। अब क्लाइंट बोलता है मुझे तो आप कल से ही मुझे बिजनेस ला के दो, तो क्या रणनीति करोगे आप? सर जब तक वेबसाइट नहीं बनेगा, प्रॉपर वेबसाइट तैयार नहीं होगा, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हो। बाय द टाइम वेबसाइट एक साइड बिल्ड हो रहा है, वी कैन वर्कआउट ऑन स्ट्रेटेजी। लेकिन वेबसाइट बनाने में कितना टाइम लग सकता है शॉपिफाई में? नॉर्मली 1 वीक से 10 दिन में एक वेबसाइट रेडी हो जाता है, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट क्लाइंट के प्रोडक्ट अगर मान लो अगर 3000 4000 अगर प्रोडक्ट हुआ, उसको कस्टमाइजेशन चाहिए कि नहीं मुझे तो अलग लुक एंड फील चाहिए। जैसे मामा अर्थ से अपन ने कंपेयर किया, मामा अर्थ बहुत बड़ी ब्रांड है, लोकल लेवल पे बहुत नहीं काम है। अपन लोकल कंपटीटर, लोकल क्लाइंट को अगर बोले कि मामा अर्थ जैसा अगर चाहिए, तो उसमें तो थोड़ा बहुत तो टाइम अपने को लगेगा। फिर एक हमारा जैसे रहता है 2 वीक्स का टाइम हम लेते हैं स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के लिए, मिनिमम 2 वीक्स का टाइम हमको। उस स्ट्रैटेजी में आप क्या बनाते हो? जैसे हर क्लाइंट आपसे उम्मीद करता है, राइट, कि आप बढ़िया से स्ट्रैटेजी बना के दो और फिर उसको आपको प्रेजेंट भी करना है। तो स्ट्रैटेजी बनाते समय क्या ध्यान दे रहे हो आप? स्ट्रेटेजी में वो जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया, क्लाइंट का क्या मार्केट है, उसके पोटेंशियल बायर्स कौन है, पोटेंशियल कस्टमर्स क्या, उस अकॉर्डिंग हम चीज़ें उसमें डालते हैं। और अभी हम क्या करते हैं, उसको हम डायरेक्टली सैंपल देते हैं। सर इस टाइप का ग्राफिक्स आएगा, आपको चाहिए तो हम आपको फ्री में फोटोशूट भी करके देते हैं एज ए सैंपल। किस टाइप का फोटोशूट होगा, किस टाइप के ग्राफिक्स आपको मिलने वाले और किस टाइप का वीडियो मिलना है, एक एक चीज़ हम उसको एज ए सैंपल दे दें, तो उसको पिक्चर क्लियर हो जाता है। अवेयरनेस लेवल पे क्या होने वाला है, आगे आने वाले 6 महीने तक क्या होगा, वो पिक्चर हम उसको एक पीपीटी में क्लियर करके दे देते विद सैंपल्स। और सैंपल देना बहुत जरूरी है। ओके, तो फिर आप मंथली चार्जेस क्या देते हैं? अगर परफॉर्मेंस का बात करता हूँ तो आप कैलकुलेशंस करते हो, जैसे आपका आवर्स कितने जा रहे हैं, आपके टीम का कितना एक्सपेंस है, सब कुछ होता है। तो भी क्लाइंट कभी कभी चला जाता है, तो क्या मतलब हर जगह, क्योंकि ई-कॉमर्स का बात करता हूँ तो उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। जिसका बात करें ROS का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे हो, या रिटर्न ऑन एड स्पेंड का बात करते हो, उसको पॉजिटिव नहीं आता है, तो वो चला जाता है। तो आप क्या स्ट्रैटेजी फ्रिक्वेंटली चेंज करते हो? जैसे क्या हर महीना सेम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो कि चलो इसको तो रिजल्ट आ ही रहा है, तो बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है? क्या आप भी ऐसे दिमाग लगाते हो, क्या हर वीक उसकी एड चेंज करते हो या वीडियो चेंज करते हो? क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो आप? हर एक मंथ का कैलेंडर हम 10 दिन पहले बना देते हैं। लेट से अभी अगस्त चल रहा है, उसका कैलेंडर हमारे पास 20 जुलाई तक रेडी होता है, ठीक है। और हर महीने हम कुछ ना कुछ फोकस रखते हैं, इस महीने हमारा ये फोकस है। फॉर एग्जांपल अगर स्किन केयर का कोई प्रोडक्ट है, लेट से स्किन केयर के प्रोडक्ट है, स्किन केयर के उसके पास 5 प्रोडक्ट है, वो बोल रहा है अभी इस सीजन के हिसाब से ये स्किन केयर प्रोडक्ट पे फोकस करना है, तो हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी पर्टिकुलर वो एक ही महीने के लिए होगी। नेक्स्ट मंथ में हम जब स्ट्रेटेजी हम बनाने जाएंगे, कुछ चीज़ें सेम रहेगी, कुछ चीज़ें जैसे मान लो अच्छी चली उस चीज़ को हम लगाएंगे। उसके अलावा हम 40% ऐसा कुछ लाएंगे जिसमें ट्रायल एंड एरर होगा, कुछ हम नई चीज़ें ट्राई करेंगे जिसमें हम क्लाइंट को भी कन्विंस करेंगे और ये हमको भी पर्सनली अच्छा लगता है कि नहीं इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। तो हर महीने हम स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं और जो चीज़ अच्छी परफॉर्म कर रही है ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। जैसे जो बंदे जो क्लाइंट्स हैं वो ई-कॉमर्स का स्टार्टअप करना चाहते हैं बट उसके बाद ज़्यादा बजट नहीं है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हो? फेसबुक ऐड, गूगल एड्स या ऑर्गेनिक करना चाहिए? क्योंकि ऑर्गेनिक करेगा तो इमीडिएट तो रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो अगर फेसबुक ऐड चलाने के लिए आप सजेस्ट करोगे, गूगल ऐड सजेस्ट करोगे, क्या करोगे आप? मैं इस टाइम पे गूगल एड्स भी सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि गूगल एड्स में पर क्लिक का पैसा लगता है और देयर इज नो गारंटी कि कन्वर्जन होगा ही होगा। गूगल एड्स पे नॉर्मली क्या होता है, रिसर्च करने के लिए लोग आते हैं, राइट, कि ये प्रोडक्ट मुझे अगर लेना है, तो उसके साथ कंपटीटर्स की भी एड्स आती है, आपकी भी एडवर्टीजमेंट है कि वो क्लिक करके वहाँ आएगा, एक बार पूरा ऐप का एक्सप्लोर करेगा। मान लो 25 रुपीज़ पर क्लिक का अगर लगता है तो वो 25 रुपीज़ खत्म हो गए। ऐसे दिन में कितने क्लिक्स आएंगे? अगर 20 क्लिक्स भी आ गए तो 5000 रुपीज़ तो आपके ऐसे पूरे हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले
जो आज के टाइम पे अच्छा चल रहा है वो है यूजीसी एडवर्टीजमेंट, यूजर जनरेटेड कंटेंट बोलते हैं उसको, और सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट पे हम फोकस करेंगे कि किस तरह से क्लाइंट का प्रोडक्ट यूज़ करके यूजर्स को बेनिफिट हुआ या किस तरह से वो प्रोडक्ट अच्छा है, वैसा कुछ प्रोडक्ट दिखाएंगे। और कुछ ऐसा हम रियल टाइम सिनारियोज डालेंगे, जैसे मान लो अगर मैं कुछ बात करता हूँ, आपकी अगर कुछ बात करता हूँ, अगर कुछ चीज़ें आपसे रिलेटेड आपको दिखेगी तो आप उससे कनेक्ट कर पाओगे, राइट। अगर कोई टीचिंग की बात कर रहा है, मेंटरशिप की कुछ बात कर रहा है, आप उससे कनेक्ट कर पाते हो। इसी तरह से हम एक सेगमेंट बनाएंगे, 4 से 5 टाइप का ऑडियंस मार्केट में रहता है, हर ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ हम बनाएंगे, चाहे वो आयुर्वेदिक जो भी प्रोडक्ट हुआ उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आपके पास जैसे सबसे मेन जो क्लाइंट्स आते हैं, क्या ऐसी डिमांड आपसे करते हैं कि फॉलोवर इंक्रीज करना है? क्योंकि आज हर कोई फॉलोवर इंक्रीज करना चाहता है, राइट? तो आप उसको कैसे फॉलोवर इंक्रीज करके देते हो? राइट मेथड यूज करते हो, रॉन्ग मेथड? क्लाइंट बोलता है, कभी कभी आपको भी बोलता होगा कि 10,000 फॉलोवर इंक्रीज करने चाहिए, क्या आप उसको रिकमेंड करते हो? या ऑर्गेनिक बेस से अगर उसको फॉलोवर गेन करने हैं, कॉस्मेटिक ब्रांड है चाहे कोई भी है, ऑर्गेनिक फॉलोवर गेन करने हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है? इसमें क्या होता है सर, मैं पेड में कभी भी इंसिस्ट नहीं करता हूँ कि आप पेड में जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे को ही होने वाली, अकाउंट बैक हो जाता है, परफॉर्मेंस नहीं होता है, फिर बात एजेंसी पे ही आते हैं कि आपकी वजह से ये चीज़ें हुई। हम पेड का तो सजेस्ट, पेड का मतलब इंटर पेड एड्स या बाय करना? बोट्स के थ्रू जो बाय करते हैं, Right. रोबोट्स वाले जो फॉलोअर्स होते हैं वो कभी भी बाय नहीं करने चाहिए। अकाउंट की परफॉर्मेंस और हेल्थ पे इशू आता ही आता है। सो व्हाट वी सजेस्ट, कंटेंट पे अपन फोकस करें, रियल टाइम कंटेंट आप डालो, ब्रांड को लोगों से कनेक्ट करो, वेरी फर्स्ट। सेकंड जो होता है, पीपल लाइक व्हाट दे लाइक, पीपल डोंट लाइक व्हाट दे डोंट लाइक। तो अवनीश, आप टीम बिल्डिंग करते होंगे या टीम में हायरिंग भी करते होंगे, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन देखते हो हायरिंग के समय? जैसे आपको एसईओ में भी हायरिंग करनी होती है, गूगल एड्स में, सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं हायरिंग करते हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल आपके कंपनी में आके अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन देखते हो आप? बेसिकली मैं एक तो ग्रेजुएशन देखता हूँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो देखता हूँ मैं डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन, और वो कहाँ से किया हुआ है, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन से कल्चर में वो पढ़ के बाहर आया है, कैसी ट्रेनिंग उसको मिली है। सबसे फर्स्ट 2 ये चीज़ें देखता हूँ। एंड देन थर्ड जो हमारा प्रोसेस रहता है वो रहता है टास्क अलॉटमेंट का, मतलब बिफोर इंटरव्यू हम उनको एक टास्क प्रोवाइड कराते हैं, 3 से 4 उसमें टास्क होते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं होता बेसिकली, बट उसको एक थॉट प्रोसेस क्या है, पर्सन के काम करने का क्या तरीका है, वो रियल टास्क एज ए सैंपल जब हम देते हैं कि आपके टास्क करने हैं, फिर आप फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए, फेस टू फेस राउंड के लिए आते हो, तो उस टास्क के बेसिस पे हम जज करते हैं कि पर्सन का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या उसकी जो ग्रेजुएशन है, जो उसका जो सर्टिफिकेशन है, क्या उस टास्क के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे फर्स्ट हमारा ये रहता है। तो सिर्फ आप फ्रेशर हायर करते हो कि एक्सपीरियंस हायर करना चाहते हो? मैं पहले ये मानता था कि फ्रेशर हायर करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि फ्रेशर्स को जब आप हायर करते हो उनको आप कैसे भी मोल्ड कर सकते हो कि मतलब जिस भी सांचे में डालोगे वो डल जाएंगे। मतलब मैं मेक श्योर करता हूँ हम सब एक ही पेज पर है, सब एक ही डायरेक्शन, एक ही विजन के साथ काम कर रहे हैं, बट कभी कभार क्या होता है ये चीज़ें नुकसान भी दे जाती है, क्योंकि वो पूरी टीम आपके ऊपर डिपेंडेंट है। नहीं, हमको सर ने हायर किया और जो हम ट्रेनिंग देते हैं उनको इतना ही पता जितनी ट्रेनिंग उनको मिली है, चाहे वो कंपनी में ट्रेनिंग मिली है, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग मिली, उनको बाहर का कुछ ऐसा पता नहीं है, कुछ नई चीज़ें ट्राई नहीं कर सकते। बट मेरा प्रेफरेंस यही रहता है कि एक बार के लिए अपन इंटेलिजेंट फ्रेशर को हायर करें, एंड देन फिर जब नेक्स्ट लेवल पे आता था तब मैं एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट हो जाता हूँ। ओके, तो कंपनी का वर्क कल्चर जो होता है वो कैसे बैलेंस करते हो? क्योंकि आज देखते हैं कि हर आईटी कंपनी में, डिजिटल मार्केटिंग में सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए, पिकनिक करवाना है, घूमने लेके जाना, तो ये जो कल्चर है जो अहमदाबाद, मुंबई में, हर जगह, बहुत सारी जगह पे कल्चर अभी डेवलप हो चुका है। मुंबई का बात करेंगे तो ऑलरेडी वो कल्चर चल रहा है, पुणे में ये कल्चर चल रहा है, बेंगलोर में चल रहा है, तो अहमदाबाद में भी ये कल्चर होने लग गया है। तो आप क्या कैसे बैलेंस करते हो, उनसे काम कैसे करवाते हो, क्या प्रोसेस होती है, मोटिवेट भी रहे, तो कैसे वर्क कल्चर कैसे मैनेज कैसे करते हो आप? मैं ट्राई करता हूँ सब कुछ बैलेंस करके चलूँ, और आज के टाइम पे क्या होता है कि कोई ना कोई एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपेयर करता है कि उस वो पर्टिकुलर एमएनसी है, उसमें सैटरडे संडे ऑफ है, हमारा क्यों सैटरडे संडे ऑफ नहीं है, इस तरह से कुछ ना कुछ कंपेरिजन होता है। तो मैं कुछ ऐसा क्रॉस पॉइंट रख देता हूँ कि दूसरी कंपनीज में मोबाइल अलाउ नहीं करते, हम मोबाइल अलाउ कर रहे हैं। दिन में आप बैठ के आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल चला रहे हो, तो मैं कहा अपनी डेस्क से साइड में हट के चलाओ, काम के वहाँ पे आप मोबाइल मत चलाओ। आपको अगर लग रहा है कि नहीं फेड अप हो चुका, आप साइड में बैठ के आराम से मोबाइल चलाओ। फिर म्यूजिक हमने रखा हुआ कि लाइव, मतलब म्यूजिक चलता है, स्पीकर्स वगैरह रखे हुए, प्लस खाने पीने के आइटम्स वगैरह हमने रखे हुए, और दिन में 15 से 20 मिनट हम एक ऐसी एक्टिविटी रखते हैं कि टीम आराम से मस्ती करी, ना तो मेरा इंटरफेरेंस होगा, ना टीम को और कोई डिस्टर्बेंस होगा। आप एंटरटेनमेंट पूरे दिन में 10-15 मिनट अगर आपको ब्रेक लेना है, साथ में एंजॉय करना, तो आप इजीली कर सकते हो। फिर कभी कभार ऐसा हो गया टीम आउटिंग हो गया, कभी बाहर लेकर गए, कभी लंच पे या कभी डिनर पे, इस तरह से ये चलता रहता है। ओके, जैसे 1 साल पूरा होता है हर एम्प्लॉय का, राइट? तो उसको रिटेन करना बहुत जरूरी होता है।
तो आप क्या क्या देखते हो कि उसको रिटेन करवाना है, उसका इंक्रीमेंट करवाना है? क्योंकि आजकल जो भी देख रहा हूँ कल्चर, 1 साल काम किया, दूसरी जगह चले गए, दूसरी कंपनी अच्छा ऑफर दे दी, तीसरी जगह जा रही, और ये चल ही रहा है। तो आप रिटेन कैसे करते हो, एम्प्लॉय को कैसे रोक के रखते हो? ओके तो इसमें 2 से 3 बेनिफिट मैं देता हूँ। एक तो सैलरी पे इंक्रीमेंट, मनी इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली आज के टाइम पे, और अगर कहीं आज अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाएंगे तो वहाँ पे बड़ी ऑब्वियस बात है हाइक मिल ही रहा है, तो अपन वो देखते हैं कि इतना हाइक अगर उसको मार्केट में मिला तो अपन नहीं रखते, उसको हाइक देते, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ हाइक हम देते, बहुत ज़्यादा भी नहीं देते, आउट ऑफ द बजट जाके एक डिसेंट अमाउंट ऑफ हाइक देते, एक अप्रिसिएशन लेटर सर्टिफिकेट काइंड ऑफ हम देते, फिर कुछ गुडीज़ वगैरह हम देते हैं, प्लस उनको हम ये बताते हैं टाइम आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, इसके अलावा पैसों के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स है जो कि हम उसको बार बार रियलाइज़ करवाते हैं कि ये बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल रहे, तो उसको रहता है कि नहीं यहाँ पे मुझे बेनिफिट है। तो आप जो टीम है उसको ट्रेनिंग भी देते हो, फ्रेशर आते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, तो आपका मॉड्यूल क्यों रहता है और क्यों ट्रेनिंग देना चाहते हो आप? जैसे मैंने अभी पहले बताया कि एक डायरेक्शन में चलना बहुत जरूरी है, पूरी टीम चाहे लीडर हो गया चाहे बैकवर्ड जो कोई भी हो गया, सबको एक डायरेक्शन में सोचना। और डे 1 से जब से मैंने एजेंसी स्टार्ट किया था मेरा एक ही फोकस था, मैं जिस डायरेक्शन में देख रहा हूँ टीम भी उसी डायरेक्शन में देखे, चाहे मेरे क्लाइंट्स को लेकर हो, चाहे मुझे लेकर हो, चाहे कंपनी के विजन या मिशन को लेकर हो। तो टाइम टू टाइम बाई वीकली या फिर जैसे मंथली एक बार हम मीटिंग लेते हैं कि इस क्लाइंट का है और ये सोशल हंक्स का है, हर एक चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लाइंट का ये और ये विजन है, ये मिशन है, क्या हम उस तक पहुँच पाए या उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, मैं किस एंगल से मैं सोच रहा हूँ, मेरी टीम किस एंगल से सोच रही, हम दोनों ओपिनियंस अपने शेयर करते हैं, फिर जो भी अच्छा होता है वो चीज़ें हम करते हैं। तो इट्स लाइक विन एंड विन सिचुएशन, टीम भी शेयर करती है, मैं भी शेयर करता हूँ, और फिर हम डिसाइड करते हैं हमको एक ही डायरेक्शन में जाना है। चलो, आपसे तो टीम मोटिवेट हो जाती है, आप उनको ट्रेनिंग देते हो, आपको ट्रेनिंग लेने के लिए क्या करते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटर का, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने आप की स्किल कैसे इन्हांस करते हो, डायरेक्शन बिजनेस चलाने के लिए डायरेक्शंस कैसे लेते हो, बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ करते हो? ओके मेरी एक अच्छी चीज़ मैं वो मानता हूँ वो है ऑब्जर्वेशन स्किल्स। एक तो मार्केट में देख के कि क्या चल रहा है, लोग किस तरीके से बिजनेस कर रहे हो, इवन हमारे जो कंपटीटर है वो मेरे लिए कंपटीशन ना होकर मेरी एक लर्निंग है कि वो किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उनसे इंस्पायर होकर अपन क्या कर सकते हैं, कंपटीशन को बीट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। ये तो हुआ फर्स्ट। सेकेंडली मैं क्या करता हूँ, मेरे नेटवर्क में जो भी बिजनेसमैन है, चाहे बिजनेस अलग हुआ डजेंट मैटर, बट एक प्रोसेस और एक सिस्टम बिजनेस का सबका सेम ही रहता है, तो हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं मुझे मेरे बिजनेस में ये फील हो रहा है, ये फील हो रहा है। रिसेंटली मैंने आपको भी कॉल किया था कि सर मुझे ये चीज़ें फील हो रही है, व्हाट शुड आई डू, तो जो आपने सजेशंस दिए, तो इस तरह से क्या होता है एक लेवल पर गाइडेंस बहुत जरूरी है, और आप एक लेवल पे स्टक हो जाते हैं क्योंकि मेरा माइंडसेट एक लेवल तक सोच रहा उतना ही सोच पाएगा, उसके बियॉन्ड अगर जाना है मुझे किसी न किसी की हेल्प लेना बहुत जरूरी है। और आपसे 1 महीने में एक बार तो अपनी मीटिंग हो ही जाती है, तब अपन पूरा महीने का जैसे डिस्कस करते ही है। तो एज ए मेंटोर आप जर्नी भी आपको पता है पूरी, तो मैं आपके साथ पूरी चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए, फिर आप जो सॉल्यूशंस देते हो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। अवनी, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लाइंट कैसे लाते हो, लीड कैसे जनरेट करते हो, क्या एक्टिविटीज़ आप करते हो कि आपका बिजनेस, क्योंकि सेल्स भी होनी बहुत ज़रूरी है, एक होता है क्लाइंट चल ही रहे, रिटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो आप लीड कैसे लाते हो, क्लाइंट कैसे लाते हो, वो थोड़ा सा बताइए। ओके, देयर आर मल्टीपल सोर्सेज टू जनरेट लीड्स इन द मार्केट, राइट, बट मेरा जो पर्सनली 70% ऑफ दी जो मेरा बिजनेस चल रहा है वो चल रहा है रेफरेंस बेसिस पे। मेरे नेटवर्क से एक क्लाइंट ने दूसरे का रेफरेंस दिया, किसी और ने किसी का रेफरेंस दिया, वैसे 70%। 30% मेरा जो बिजनेस चल रहा है वो ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू, गूगल एड्स हो गया, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट हो गया, इसके थ्रू चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने ट्राई की। अगर आपको मैं बताऊँ BNI का अगर आपने नाम सुना हो, बहुत बड़ा नेटवर्किंग चैनल है वो, एक्चुअली मैं वहाँ पे 2 बार विजिट करके भी आया, बट वहाँ पे क्या रहता है एक रिस्ट्रिक्शन रहता है, सिंगल कैटेगरी में सिंगल पर्सन ही इन्वॉल्व हो सकता है। अब मैं वहाँ पे गया, अगर मान लो डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग का ऑलरेडी कोई वहाँ पे है तो मुझे अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे फिर हमारी कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी का एक जीतो करके एक नेटवर्क कम्युनिटी चालू हुआ, उसमें भी ऑप्शंस मिलते हैं कि वहाँ से भी आप बिजनेस डेवलप कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल सोर्सेज जहाँ से बिजनेस। तो आप मतलब नेटवर्क पे बिलीव करते हो, राइट? किसी ने कहा एक नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, राइट। सो वहाँ पे जाके आप क्या एक्टिविटीज़ करते हो, मतलब कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, क्योंकि किसी ना किसी ग्रुप का आप हिस्सा बनना चाहते हो, किसी ना किसी कम्युनिटी में आप एंटर होते हो, तो आप इसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हो कि नेटवर्किंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, बिना नेटवर्किंग के आप आगे नहीं बढ़ सकते, मैं ये मानता हूँ। आप एक लेवल तक ग्रोथ करते हो बट ज़्यादा आगे आप नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ऑनलाइन सोर्सेज से अगर बिजनेस आ रहा है वहाँ पे ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, ये सारे फैक्टर आने वाले। रेफरेंस और नेटवर्किंग से अगर बिजनेस आपको मिल रहा है, आंख बंद करके लोग भरोसा करते हैं और आपको एक बार काम मिल जाएगा। लेकिन रेफरेंस पे एक लिमिटेशन नहीं है
कि रोज़ के आपको जैसे 2-3 कॉल आ रहे हैं और आपको अभी बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, आपका विजन भी बहुत अच्छा होगा, मिशन भी होगा कि आप सोच रहे हो कि 1 साल में इतना आगे बढ़ना है, 2 साल में, 5 साल में कहीं ना कहीं होगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि रेफरेंस है, नेटवर्किंग है, वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है? गुजराती में कहावत है सर, तकलीफ तो तड़ियाમાં રહેવાની જ રહેવાની, और एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो बॉटम लेवल ऊपर है। अब अगर मैं इनिशियली अगर मैं मार्केटिंग करूँ गूगल एड्स या कहीं पे भी करूँ या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो मेरा स्पेंड भी होगा, इजीली कन्वर्सन नहीं होगा। नेटवर्किंग के थ्रू अगर मैं इनिशियली किसी लोगों से मिल रहा हूँ, इनिशियली मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, चलो मुझे 2 लाख 3 लाख 5 लाख का बिजनेस शुरुआत में मिल गया, पैसा आएगा जेब में, फिर अपन आगे का और सोचेंगे कि चलो डिजिटल मार्केटिंग में मैं प्लेटफॉर्म, और वहाँ पे क्या होगा, अपने पास एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा, लोगों के टेस्टिमोनियल्स होंगे, अपना काम अपन लोगों को शोकेस कर सकेंगे। तो बट ऑब्वियसली बात है, वहाँ से अपने को दूसरा बिजनेस मिल जाए, बट इनिशियली मैं मानता हूँ विदाउट नेटवर्क विदाउट रेफरेंस आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये मेरा मानना, मेरा परसेप्शन है, जो कि मेरी जर्नी में मेरा साथ दिया है। चलो, ये तो बहुत बढ़िया बातें हो गई, अच्छी अच्छी चीज़ें आपने बताई और बहुत सारे लोगों को हेल्प भी हो गई। आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में बताइए ना, कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे आपके कौन कौन से चैलेंजेस हुए, कैसे आपने फेस किया, थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए ना कि सोशल हंक्स जो है उसको स्टार्ट करने के पीछे क्या दास्तान थी, क्या वर्कआउट किया आपने और कैसे आपने आपको ग्रो किया? पहले मैं कॉमर्स स्टूडेंट, 11th-12th मैंने कॉमर्स से किया, एंड देन एक एम्बिशन रहता, नहीं मैं भी सीए बनूंगा, मैं भी सीए बनूंगा, तो सीपीटी के फॉर्म वगैरह भरे और दुनिया को भेड़ चाल जो होती बेसिकली वो किया था। तो सीपीटी का फॉर्म वगैरह फिलअप किया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, क्लियर नहीं हुआ। सेकंड अटेम्प्ट में फैमिली वालों ने इंसिस्ट किया कि चल एक बार और ट्राई मार, हो जाएगा। सेकंड टाइम भी किया तो पता चल गया अपने बस का है, ये गेम नहीं है, तो सेकंड अटेम्प्ट दे के फिर अपन बैकआउट ले लिया। और तब मैंने बीकॉम का फर्स्ट ईयर भी दिया था, एक्चुअली एग्जाम चल रहे थे साथ में। एंड देन फिर आया कि यार कंप्यूटर का ज़माना चल रहा है 2014, कि अब अपने को कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड और आईटी से रिलेटेड कुछ करना चाहिए, तो मैंने ऑप्ट आउट किया बीसीए करते हैं चलो। तो 3 साल हमने बीसीए किया, तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कोडिंग भी अपने बस की चीज़ नहीं है, मतलब एक मज़ा नहीं आ रहा था। कोडिंग भी कर रहे थे, नॉलेज था, बट मज़ा नहीं आ रहा था, वो अंदर से एक फील आता वो नहीं आ रहा। उस टाइम पे मैं क्या बहुत मूवीज़ वगैरह देखता था मोबाइल में, तो एमएक्स प्लेयर पे क्या बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आता था, अभी जैसे ट्रू कॉलर वगैरह पे आता है पॉपअप एड्स जो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। तब जयपुर में जब था तो एक डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट आया था, लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऐसे का, तो वहाँ मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी, ये कैसे आया, इसको कैसे पता कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, एक ग्रेजुएशन होने के बाद बंदा या तो जॉब सर्च करेगा या सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहेगा, तो तब ये चीज़ें दिमाग में हीट करती है, और तब वो मेरे को हीट किया, तो मैंने बहुत रिसर्च करना स्टार्ट किया। एंड देन फैमिली ने बोला कि चलो अब अहमदाबाद शिफ्ट होना ही है, तो मैं अहमदाबाद आया। अहमदाबाद आने के बाद जो भी हो सकता था, गूगल पे जितना भी रिसर्च करते, यूट्यूब वगैरह सब गए, 4-5 इंस्टीट्यूट पे गया, आपसे भी मिला था उसी बीच में। सो ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट पे गया, सब जगह मैंने रिसर्च किया कि कौन क्या बता रहा, कौन क्या बता रहा, तो भी अपने को इतना नॉलेज नहीं था। आपसे जब मिला तो जैसे आपने जिस वे में मुझे इन्फ्लुएंस किया, इन सेंस आपने जैसे चीज़ें एक्सप्लेन की बेसिक से लेकर, तो वहाँ मुझे समझ में आ गया कि अपने को करना है। फिर बैक इन माइंड कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल बिजनेस तो करना ही करना है, ये चीज़ तो फाइनल थी। और आपने जैसे गाइड किया, चलो पहले जॉब करो, फिर ये करो, फिर वो करना है, स्टेप बाय स्टेप होता है, मतलब एक साथ कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपसे जैसे वहाँ कोर्स किया अपन ने, 4-5 महीने का कोर्स करने के बाद फिर 2-3 महीने जॉब की, 4 महीने जॉब की, फिर वहाँ से भी मन भरने लगा कि नहीं मज़ा नहीं आ रहा, तो वहाँ पे फ्रीलांसिंग अपन ने स्टार्ट की। एक लिमिटेशन हो गई, चलो अब फ्रीलांसिंग भी करते, थोड़ा पैसा भी एक्स्ट्रा कमाएंगे और ऐसे भी करेंगे। 2019 में मैंने एक बार एजेंसी ट्राई किया था चालू करने का, 6 महीने के लिए मैंने चलाया, बट मैं फेल हो गया, क्योंकि मुझे यह था, एक तो पेशेंस नहीं था कि मैंने जॉब कर ली, मुझे बहुत सारा आ गया, मैंने बहुत कुछ सीख लिया, अब मैं एजेंसी स्टार्ट कर सकता हूँ, बट नहीं, वो नॉलेज मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था, बहुत सारी चीज़ें मैं मिस आउट कर रहा था। दो उस टाइम पे भी मैंने ट्राई किया, बट वो नहीं कर पाया। देन अगेन आई स्टार्टेड जॉब इन अदर कंपनीज, तो दूसरी कंपनी में जॉब किया। फिर 2022 में फाइनली मैंने सोच लिया कि इस बार करो या मरो वाली सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन आए, मुझे सारी सिचुएशन ट्राई करनी है, मुझे हर एक मतलब अपना 110% दे के बिजनेस स्टार्ट करना, और वो भी एजेंसी ही स्टार्ट करनी है। क्योंकि 5 साल इस फील्ड में था ना, तो ये चीज़ें आ गई थी, ये चीज़ें मुझे अंदर से खुशी देती और मुझे भी मज़ा आता है। मतलब ये जब काम करता हूँ तो मैं टाइम नहीं देखता हूँ, ये जब काम करता हूँ कितना पैसा आ रहा है वो भी मैं नहीं देख रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। ये 2 चीज़ मैं नहीं देखता हूँ, कितना पैसा, हाँ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, रात को आज जैसे 11-11, 12-12 भी बज जाते हैं ऑफिस में, मैंने 2-2, 3-3 बजे तक भी बैठ के काम किया, मतलब वो काम कर रहा हूँ मैं, घड़ी के सामने मेरी नज़र नहीं जा रही है, पैसा भी नहीं देख रहा हूँ कि यार मैं 2-2 बजे तक काम कर रहा हूँ, इतना ही पैसा मिल रहा है, ये भी मैंने नहीं देखा। मैं कहा आएगा इन फ्यूचर। तो ये 2 चीज़ थी, मुझे अंदर से मतलब ऐसे वाइब आती थी, ऐसे हिट करती थी कि नहीं यही काम मुझे करना है। प्लस थर्ड एक पॉइंट रहता है कि मुझे कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, जैसे मैं सेल्स करता हूँ, एक स्किल सेट होता है सबका अपना अपना, मेरा स्ट्रॉन्ग स्किल सेट है मेरा सेल्स, कि मैं जो द वे आई कम्युनिकेट, तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है, लोगों के साथ बात करना। और इवन यू वॉन्ट बिलीव, मैं जब जॉब करता था तब भी मुझे ये फील होता था कि अवनीश तू एग्जीक्यूशन के लिए तो नहीं बना है,
एटलीस्ट तू एग्जीक्यूशन के लिए नहीं बना, तू सेल्स कर सकता है, टीम कम्युनिकेशन कर सकता है, लोगों को गाइड कर सकता है। ये चीज़ें मुझे तब भी अच्छी लगती थी और ये एजेंसी स्टार्ट करने के बाद ये चीज़ें फील भी हुई कि जो मैंने सोचा था वो चीज़ें हो रही है। 2022 में आपको मिला था जब एजेंसी स्टार्ट करने वाला था, तब मेरा एक पहला मोटिव ये था सर, मैं नेटवर्किंग करूंगा, बिना नेटवर्किंग के मैं बिज़नेस नहीं कर पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला, मेरे फ्रेंड से मिला, आपसे मिला, और भी जो प्रोफेशनल नेटवर्क्स में थे सबसे मिला। तो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि घर से तो काम नहीं होगा। ये बात आपने बोल दी, मैंने 2-3 महीना ट्राई किया था, आपने बोला अवनीश घर से तो काम नहीं होगा, बेड को देख के वैसे ही नींद आनी है। तो आपने मुझे सपोर्ट किया था तब कि तुम आओ यहाँ से बैठ के काम करो, मैं क्लाइंट्स भी दूंगा। वो मेरे लिए बहुत बड़ा पॉइंट था, मैं क्लाइंट भी दूंगा, तुमको इंटर्न्स भी दूंगा, यहाँ पे मैं स्पेस भी दूंगा। मतलब एक एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है। 2 महीने 3 महीने शुरुआत में तकलीफ पड़ी, उसके बाद वो गाड़ी जो चली वो आज तक चल रही है। तो हायरिंग करते हो आप, किसी को आप एज ए इंटर्न रखते हो, स्टाइपन देते हो, किसी को आप 12-15 हज़ार रुपये देते हो, किसी को 18-25 हज़ार रुपये देखते हो। क्या क्वालिटीज़ देखते हो, क्या क्वालिफिकेशन देखते हो कि सबकी सैलरी अलग अलग डिसाइड करते हो? तो सबसे पहले मैं देखता हूँ उनका स्किल सेट, क्या है। दूसरा उनका देखता हूँ एटीट्यूड कैसा है, लाइक किसी काम को लेकर एटीट्यूड, पर्सनल एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ। थर्ड इससे देखता हूँ मैं, अगर उनको प्रैक्टिकल रियल टाइम कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उनका IQ लेवल क्या है, ठीक है। फिर फोर्थ अगर मैं देखता हूँ कि वो किस वे से कम्युनिकेट कर रहा है, उनका इंग्लिश कैसा है, और अगर किसी चीज़ को किसी को कन्विंस करना तो वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। उसके बाद वो जिस वे में हम मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा है पर्सनली बैठ के, क्या वो वैसा ही वैसा कम्युनिकेट टीम के साथ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ऐसी कुछ चीज़ें मैं देखता हूँ। ठीक है, एज ए बिगनर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको क्या टिप्स देना चाहते हो? सबसे पहले मैं बोलूँगा अपने आप को बेटर बनाए, खुद की प्रेजेंस, खुद का रिप्रेजेंटेशन, जस्ट लाइक एक खुद का वेबसाइट होना चाहिए, सोशल मीडिया आपका होना चाहिए, एक ब्रांड की आपकी भी एक आइडेंटिटी होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पिच करने जा रहे हो, आपकी मार्केटिंग हम करें, लेकिन उससे पहले खुद की मार्केटिंग आप कैसे कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द वे यू रिप्रेजेंट यूर सेल्फ, तो वहाँ से कस्टमर अट्रैक्ट होता है। तो पहले तो खुद का एक वेबसाइट प्रॉपर होना चाहिए, एक आइडेंटिटी के लिए लोगो प्रॉपर होना चाहिए, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होना चाहिए। सोशल मीडिया पे खाली प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कंटेंट भी होना चाहिए, टाइम टू टाइम अपडेट्स होना चाहिए। चाहे आप व्हाट्सएप कम्युनिकेट कर रहे हो आपके क्लाइंट से या फिर स्टेटस वगैरह डाल रहे हो, वो चीज़ें हैं कि मार्केट में लोगों को इंगेज करती है। ये हो गया सबसे फर्स्ट। सेकेंड, आज के टाइम पे मैं जो सजेस्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि बुफे सर्विस चालू ना करें। आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, जैसा अपना पहला डिस्कशन है, जो एक्सपर्टीज़ है, बी इट सोशल मीडिया, बी इट गूगल एड्स, बी इट SEO, पहले कोर सर्विसेज उस पर फोकस करें। आपकी जो एक्सपर्टीज़ होगी, जो जिसमें आपको नॉलेज ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो वहाँ से आपको क्लाइंट लाने में आसानी रहेगी, वहाँ से इजीली क्लाइंट मिलेंगे। तो पहला फोकस करें कि मेरा एक्सपर्टीज़ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर फोकस करें। आपका जो नेगेटिव पार्ट और जो आप इंक्लूड करना चाहते हो उस पर मेहनत करें, लेकिन धीरे धीरे पहले कोर फोकस करें आपकी एक्सपर्टीज़ पे, और फिर उसके बाद मार्केट में उतरे और भी सर्विसेज के साथ, ज़्यादा सर्विसेज के साथ। फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप बिल्डिंग, नर्चरिंग, लोगों के साथ नेटवर्किंग करना, सीनियर्स हो गए, जूनियर्स हो गए, हुएवर मार्केट में, इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं उनसे मिलना। फिर कभी शर्माना नहीं, अपने क्लाइंट जो भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनसे ये पूछना है कि कोई हो क्लाइंट तो रेफरेंस देना। ये बार बार हर क्लाइंट से बात करनी है कि मुझे कोई ना कोई रेफरेंस देना, और मंथली 2 बार तो आपको क्लाइंट से मीटिंग करनी है। भले क्लाइंट आपका ऑनबोर्ड हो गया है या फिर चला गया, फिर भी सर मैं आया हुआ था, 10 मिनट अपन मिल सकते हैं क्या? इसमें शर्माना नहीं है कि नहीं यार मैं कैसे जाओ क्लाइंट से मिलो। हो सकता है वो खुद काम ना दे रहा हो, बट उसके सामने आपका चेहरा आएगा तो आपको किसी और का रेफरेंस भी दे सकता है। प्लस उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काम तो आप ले आए, काम करके देना भी एक टास्क है। तो उस काम का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, टाइम टू टाइम डिलीवरी करना, एक एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चीज़ें कैसे स्केड्यूल करना है। आजकल तो वैसे AI का ज़माना है तो बहुत सारी ऑटोमेशन हो जाती है चीज़ों की, तो वो प्रॉपर एक स्केड्यूल बना के रखना, टाइम टू टाइम क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना। कुछ अगर गलती हो भी जाता है तो फोर फ्रंट आके एक्सेप्ट करना कि सर हाँ हमने गलती की और उसके लिए वी आर अपोलोजाइजिंग और ये हम आगे नहीं करेंगे, उस वे में। फिर जब मंथ एंड होता है फिर उसके बाद क्लाइंट को रिपोर्टिंग देना। कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। अगर क्लाइंट ऑन बोर्ड हो जाता है, टाइम टू टाइम क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करो। क्लाइंट जब भी बुला रहा है आप अवेलेबल रहो मीटिंग्स के लिए, चाहे वो रात की 9 बज रही 10 बज रही, डजंट मैटर। अगर क्लाइंट अवेलेबल है तो आप वो जगजी सर मैं आ जाऊँगा, इस तरह से कुछ चीज़ें। अच्छा, सेल्स कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको सेल्स करनी कितनी इंपॉर्टेंट है, और सेल्स कैसे सीखे? सेल्स डिफ़िकल्ट टास्क तो है, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप नहीं कर सको। सेल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बोलूँगा जो भी फाउंडर है, जो ओनर है, सबसे पहले सेल्स वही करे। क्योंकि अपनी ब्रांड के साथ जो कनेक्ट कर पाता है वो कोई और नहीं कर पाएगा। आपका कोई टीम मेंबर हुआ, आपका जो विजन है, वो मिशन है, वो आप क्लाइंट के सामने रख सकते हो, उस वे में आप बात कर सकते हो। आपका कोई टीम मेंबर बात नहीं कर सकता। आप किस स्टैंडर्ड के साथ सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हो ये आप बता सकते हो, आपका टीम मेंबर नहीं बता सकता। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट फिनेंशियल पार्ट, कि मान लो क्लाइंट के सामने बैठे 20,000 किसी चीज़ के लिए पिच किया, क्लाइंट बोलता नहीं 18,000, यू हैव ए राइट कि इमीडिएट उसको आप क्लोज कर सकते हो। और मेरा यही मानना
ना जितना इंस्टेंट आप क्लोज करते हो ना उतना बेटर, नहीं तो वो क्लाइंट कल को किसी और के पास जाएगा। अवनीश, आपने पर जिंदगी का पहला क्लाइंट आप पिच करने गए होंगे, राइट? तो आपने सेल्स कैसे सीखी? क्लाइंट को पिच करते करते सीखी या कुछ आपने बुक्स पढ़ी, वीडियोस देखे, क्या किया आपने, ट्रेनिंग कैसे ली? मैं लोगों की वीडियोस देखता हूँ, कौन कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर एक चीज़ मैं बताऊँ, जब जब मैं इंटरव्यू देने गया जॉब में तब मैं नर्वस फील करता था, पर जब जब मैं क्लाइंट से मिलने गया ना मुझे एक कॉन्फिडेंस रहता था। वो क्लाइंट की क्या ज़रूरत है सबसे पहले मोर इंपॉर्टेंट, मैं क्लाइंट को समझ के जाता था। क्लाइंट की पहले स्टडी करता था कि ये क्लाइंट का बिजनेस क्या है, कौन से मार्केट में ये सर्विसेज दे रहा है, इसको आगे क्या चाहिए, पहले वो चीज़ समझ के जाता हूँ। फिर उसके कंपटीटर मार्केट में क्या कर रहे हैं वो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट के सामने जब ये बात बोलता हूँ कि सर आप ये कर रहे हो, आपके कंपटीटर ये कर रहे हैं, आप यहाँ पे अच्छा करो पर यहाँ पे आप अच्छा नहीं करो, मतलब कहने का मतलब क्लाइंट की तारीफ करना भी बहुत जरूरी है। सारे नेगेटिव पॉइंट बोलोगे तो भी आप नुकसान में आ सकते हो, तो ये चीज़ें भी बताना जरूरी है। और फैक्ट के साथ बात करो कि सर 85% ऑफ द पीपल जो है जैसे आज डिजिटल टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं और आप उसमें से कितना लीवरेज ले रहे हो, आप नहीं ले रहे हो। मार्केट साइज़ ये है, पोटेंशियल कस्टमर इतने हैं पर आपको ये चीज़ें नहीं मिल रही। इस तरह से कुछ डेटा के साथ बात करनी है, कुछ उसके कंपटीटर्स की बात करनी है, उसको थोड़ा सा डराना है कि भाई आपके कंपटीटर ये कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या आप ये कर रहे हो? वो पता चलेगा नहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ। उसको कुछ फैक्ट बताने, आपने ये किया, ये गलतियाँ है और ये चीज़ें अच्छी है, वो चीज़ें उसको बतानी। एक रामबाण जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक एजेंसी सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो आप वो रामबाण कौन सा यूज करते हो? टीम। तो सबसे मेन चीज, क्योंकि जो भी स्टार्टअप करने जा रहा है अब उसके पास इतना तो पैसा है नहीं, तो वो टीम कैसे बिल्ड करे? पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, टाइम बाय टाइम ग्रोथ करो। आज जैसे मैंने अकेले स्टार्ट किया था, उसके बाद 4 मेंबर हुए, फिर 6 मेंबर हुए, फिर 12 मेंबर हुए, ऐसे ऐसे टीम ग्रो करती है। जैसे जैसे पैसा आ रहा है वैसे वैसे पैसा टीम पे लगाओ, वैसे वैसे सॉल्यूशंस लाओ। लेकिन लोग ये भी तो सोचते होंगे कि अगर मैं पूरा पैसा टीम को दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? तो हर कोई खुद से ही काम करना पसंद करता है, तो क्या मुझे एज अ हायर करूं या फ्रीलांसिंग करूं? तो आउटसोर्स करना वुड बी बेटर। दैट टाइम आउटसोर्स, अगर आपके पास जैसे लिमिटेड बजट आ रहा है कि क्लाइंट्स का लिमिटेड पैसा आ रहा है और आपको पता है सारा ही पैसा अगर टीम में जा रहा है, कोई मार्जिन नहीं है, कुछ पैसा नहीं बच रहा है, तो उस टाइम पे मैं सजेस्ट करता हूँ कुछ पोर्शन लाइक 40% ऑफ द पोर्शन आप इन हाउस रखो, कुछ पोर्शन आप आउटसोर्स करो। उसमें आपका पैसा भी बन जाएगा जो कि फ्यूचर के लिए काम आएगा। कुछ पैसा आप अपनी टीम के लिए भी आप स्पेंड कर पाओगे और जो बाकी का बच रहा है वो आप आउटसोर्स कर दो और उसका जो भी पैसा ले रहे हो आप क्लाइंट से लो। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करना चाहते हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहते हो? देयर आर मल्टीपल टिप्स। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सबसे फर्स्ट अगर आप कहीं से डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो आपकी थ्योरी तो एकदम क्लियर होना चाहिए, बेसिक्स तो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ उन बेसिक्स के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसका क्या मतलब है, ये कैसे वर्कआउट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर गूगल एड्स का अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है तो गूगल एड्स में उसको पता होना चाहिए किस टर्म का क्या मतलब है, रोएस क्या होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, सीटीआर क्या होता है, सीटीआर कैसे कैलकुलेट होता है, सीटीआर ज़्यादा है तो अच्छा है, सीटीआर कम है तो बुरा, क्या चीज़, ये सब चीज़ें उसको पता होना चाहिए। कैंपेन्स अगर सेटअप कर रहे हो, अगर आप फिर रूल्स और स्क्रिप्ट वगैरह लगा रहे हो तो वो कैसे लगाया जाता है, मतलब थ्योरी उसने पढ़ी है कैसे अच्छे से, पर प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, क्या चीज़ होती है, वो उसको आना ही चाहिए। साथ ही साथ और एक चीज़ बताओ, आज के टाइम पे जो लोग देखते हैं वो ये होता है कि भाई एक स्किल सेट के साथ साथ उसको और क्या चीज़ें आती है। इसमें अगर बात करूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सोशल मीडिया में कहीं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो मुझसे ये भी पूछा जाएगा कि आप ऑर्गेनिक सोशल मीडिया के साथ साथ पेड कर सकते हैं, क्या आप ग्राफिक्स वगैरह का नॉलेज आपको है, वीडियो एडिटिंग, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए एआई के टूल्स जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम होता है। तो वो ये लोग ये भी देखते हैं कि उसको एक चीज़ के साथ मल्टीपल चीज़ें आती है कि नहीं आती। फेसबुक पेड एडवर्टीजमेंट के लिए मैं जा रहा हूँ, ऑर्गेनिक का नॉलेज मुझे है या नहीं है, कंटेंट या कॉपी राइटिंग का मुझे नॉलेज है या नहीं, छोटा मोटा ग्राफिक्स का नॉलेज मुझे है या नहीं है, वीडियो एडिटिंग का नॉलेज है या नहीं है। सिमिलरली अगर मैं एसईओ के लिए अगर मैं जा रहा हूँ तो थ्योरी के साथ साथ टेक्निकल नॉलेज मुझे कितना है। ऐसा नहीं मुझे सिर्फ एसईओ का नॉलेज होना चाहिए, मुझे वेबसाइट का नॉलेज कितना है, मुझे सर्वर का नॉलेज कितना है, मुझे डोमेन का नॉलेज कितना है। तो कहने का मतलब ये एक स्किल सेट के साथ आपके पास मल्टीपल ऐसे स्किल सेट होने चाहिए जिसका नॉलेज थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें आपको होनी, बेसिक्स भी आपके क्लियर होने चाहिए प्लस उसका एग्जीक्यूशन भी आपको पास्ट में कहीं ना कहीं किया हुआ होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको जॉब में बेनिफिट मिल सकता है। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको एक नॉर्मल से जो एवरेज सैलरी ब्रैकेट होता है उसमें नहीं आना है। अवनीश, थैंक्स अ लॉट डिजिटल संदीप शो में आने के लिए। आपने अपनी बहुत अच्छी से जर्नी बताई, आपने कैसे अपनी एजेंसी स्टार्ट की, किसको अगर स्टार्टअप करना है तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, आपने क्या डिफिकल्टीज फेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की। ऐसे डिजिटल मार्केटिंग रिगार्डिंग बहुत सारा कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।